बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं हम? दो टॉपिक इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू में ही बता दूं, एक तो प्रेशर और दूसरा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस इस पे बना चुके हैं इसी चैप्टर में, इलास्टिसिटी के ऊपर। इलास्टिसिटी पार्ट 1, इलास्टिसिटी पार्ट 2, इलास्टिसिटी पार्ट 3। क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किए उनके अंदर? हमने इलास्टिसिटी को, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स को, इसके अलावा हमने जो है स्ट्रेस को, स्ट्रेन को, मॉड्यूलस को, यंग्स मॉड्यूलस को, स्ट्रेन को, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। हुक्स लॉ को, जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से मुताल्लिक था। उसके बाद हमने किसको डिस्कस किया? इलास्टिक लिमिट को डिस्कस किया। और फिर हमने जो है वो क्या डिस्कस किया था? ये पूरी 3 वीडियोस की समरी दे रहा हूँ इसी चैप्टर की, ठीक है। हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग, जनरल स्टेटमेंट थी। उसके बाद फिर स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल जो है स्प्रिंग की, एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट की हमने एग्जाम्पल देखी थी। छोटी सी एक डेरिवेशन भी थी इसी से मुताल्लिक, ठीक है, और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी। ये चौथी वीडियो बनने जा रही है इस टॉपिक की, प्रेशर। ये क्या है? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये जो चैप्टर का नाम है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर हमारे पास नॉर्मली जो कंसीडर किया जाता है वो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस, ये 3 के 3 जो हैं वो क्या एक्सर्ट करते हैं? ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो आगे आने वाले सारे टॉपिक मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम किन किन को डिस्कस करेंगे। ये जो सॉलिड्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये बहुत ही आसान है। हम आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं ना, बहुत सारे भी जो बाकी हैं इसके अंदर, वो सब उस प्रेशर से रिलेटेड हैं जो कि लिक्विड्स और जो कि गैस ये अप्लाई कर रहे हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इनको हम डिस्कस करने जाएंगे अगली आने वाली वीडियोस में, पहले ही बता दूं आपको ताकि जहनी तौर पे आप तैयार रहें, ठीक है। जैसे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर को डिस्कस करने के बाद, जनरल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद, इसके बाद हम जो है इसी वीडियो में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे रिलेटेड है? गैसेस से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हम उस प्रेशर को डिस्कस करेंगे जो कि लिक्विड से रिलेटेड है। मैं आगे आने वाले रिड्यूस सिलेबस के आपको टॉपिक भी बता दूंगा। तो प्रेशर ये रिड्यूस सिलेबस वाला टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पेज नंबर 159। ये भी आपका रिड्यूस्ड सिलेबस से मुताल्लिक है। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोलेप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट, और ये जो है हमारे पास जर्मन साइंटिस्ट है वॉन ग्यूरिक, इसने जो मैकडी बर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट किया, ये आपके रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक नहीं है। उसके बाद प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, ये जो है ये भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से कंसर्न नहीं करता, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आगे क्या है? पास्कल्स लॉ 162 पेज के ऊपर ये आएगा। हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, इसमें सिर्फ हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं वो आपके रिड्यूस सिलेबस में नहीं है और हाइड्रोलिक प्रेस भी नहीं है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, वो है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको भी डिस्कस करेंगे, ये भी रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक है आपके। बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसको भी देखेंगे। ये पहले ही बता रहा हूँ आपको, इस चैप्टर के आने वाले सारे टॉपिक्स। अ स्टोरी अबाउट आर्किमिडीज फाइंडिंग, इसको डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आपके रिड्यूस सिलेबस से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और क्या है? और इसके बाद फिर जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है, ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा है। सरफेस टेंशन नहीं है, ठीक है। और आगे मेरे ख्याल में कोई भी टॉपिक नहीं। फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कोसिटी,
ये टॉपिक है आपका रिड्यूस सिलेबस के बहरहाल आगे आने वाले टॉपिक्स मैंने बता दी। चलें अब ज़रा ये टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेशर है क्या? प्रेशर जो है वो फोर्स जो कि एरिया पे लगे। प्रेशर किसके बराबर है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, इसको आसान लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? हम इसको आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं प्रेशर। यानी कि वो फोर्स जो कि सिर्फ एरिया पे अप्लाई हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको प्रेशर कहते हैं। अब एरिया क्या है इसको भी समझना ज़रूरी है। एरिया क्या है इसको भी समझना ज़रूरी है। ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, क्या इसकी लंबाई है? बिल्कुल है, ये लंबा भी है। क्या इसकी चौड़ाई है? बिल्कुल भी है। बोर्ड क्या इसकी थिकनेस है? बिल्कुल है, इसकी थिकनेस भी है। ये बोर्ड लंबा भी है, ये चौड़ा भी है, और ये मोटा भी है। मोटे को हम थिकनेस कहते हैं नॉर्मली। हकीकत ये है, इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में मैं क्लियर कर चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। हमारी इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें बनाई हैं ना, वो 3D हैं, थर्ड डायमेंशन। चाहे वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हों। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स वो जो कि बड़ी बड़ी हैं, जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ जाती हैं। माइक्रो ऑब्जेक्ट्स वो जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, डिवाइसेस से नज़र आती हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह, ये वो, इन सब चीज़ों से। अगर आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल को लें, वो भी 3D है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आगे फिर क्वार्क्स जो हैं, लैप्टॉन्स हैं, हाइड्रॉन्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उसके बाद एटम को ले लें, मॉलिक्यूल को ले लें, फार्मूला यूनिट को ले लें। गर्ज कहने का मतलब ये कि कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ले लें, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर हो, सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, वो 3D है। मतलब 3 डायमेंशंस में हर ऑब्जेक्ट का वजूद बिखरा हुआ है, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। चाहे वो एयर हो, एयर का एक छोटा सा मॉलिक्यूल हो, वो भी लंबा होगा, वो भी चौड़ा होगा, वो भी मोटा होगा। तो ये बोर्ड जो है ये भी असल में क्या है? ये भी लंबा है, चौड़ा है और मोटा है। ये मार्कर भी, ये कपड़ा भी, ठीक है, सब कुछ। जब मैंने कहा तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम में क्या है? लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तीनों चीज़ें होती हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, ठीक है। एरिया जो है, इनमें से 2 चीज़ें आप ले लीजिए। कौन कौन सी? ये लंबाई और चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, इसको एरिया कहते हैं। तो मजा आ गई बात। यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अब देखें फोर्स जो लगेगी ना, कॉमन सेंस हमारा यही कहता है, मैंने क्लियर कर दी। फोर्स जो लगाएगा वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही होगा ना। अगर फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट है, बात ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। और ऑब्जेक्ट मैंने बता दिए सारे के सारे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हों, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हों, सब के सब 3D हैं, 3 डायमेंशनल हैं। तो फोर्स जो लगेगी वो एरिया पे लगेगी। लगाने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट है जो कि 3D है। एरिया मतलब बोलें तो 2D। अब और तलब बात ये, फोर्स लगाने वाला ऑब्जेक्ट 3D है, ठीक है, और लेकिन फोर्स किसके ऊपर लगेगी? 2D के ऊपर, 2 डायमेंशंस के ऊपर। यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई पे लगेगी, थिकनेस पे नहीं लगेगी फोर्स। अब हमारे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आता है, फोर्स लगाने वाला भी ऑब्जेक्ट है, जिस पे फोर्स लग रही है वो भी ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथ की, ये लगा दी, तो मेरा हाथ भी 3D है, 3 डायमेंशन। ये लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी थिकनेस भी है। इस बोर्ड की भी लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस भी है। हकीकत पता है क्या है? इसमें कोई भी शक नहीं कि ऑब्जेक्ट्स 3D है। ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों का वजूद 3 डायमेंशंस में, 3 दिशाओं में बिखरा हुआ है। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई मानते हैं। लेकिन जब 2 ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट आते हैं तो ये बात तय है कि उनकी सिर्फ 2 डायमेंशंस ही इन कांटेक्ट आती हैं, सिर्फ 2 डायमेंशंस। जब भी 2 ऑब्जेक्ट्स, ये मार्कर मेरे हाथ में आया, इसको भी देख लें, तो यहाँ पर ये जब इन कांटेक्ट आएगा, सरफेस से सरफेस टकराएगी, सरफेस से सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा। आसान लफ्ज़ों में ये बात है, अब आपको समझ में आए ना आए मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। सरफेस और सरफेस का कांटेक्ट बनेगा प्रेशर में। क्यों? क्योंकि सरफेसेस जितनी भी हैं वो क्या होती हैं? वो 2D होती हैं। मेरे हाथ की सरफेस ये रही, सतह,
इस बोर्ड की सरफेस ये रही, मतलब मेरा हाथ 3D है लेकिन इसकी 2D, बोर्ड 3D है, इसकी 2D के साथ इंटरेक्ट होंगी, यानी कि मेरे हाथ जो फोर्स लगाएगा उसकी 2D इस बोर्ड की 2D पे फोर्स लगाएंगे, वो कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसको F अपॉन ए भी कर लें आप, और प्रेशर के लिए हम क्या लेते हैं, P लेते हैं। ठीक है, P मोमेंटम के लिए भी लेते हैं, कई जगहों पे ये सिंबल इस्तेमाल होता है। तो क्या है प्रेशर? प्रेशर सिर्फ वो फोर्स है जो कि एरिया पर एक्ट कर रही है। ठीक होगी, एरिया पर एक्ट कर रही है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके हवाले से आपको बता दूं। अब इसका यूनिट क्या होगा आपके ख्याल में? P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यूनिट देखें, खुद से बनाने की कोशिश करें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है यूनिट बनाना। ये एफ का क्या यूनिट? न्यूटन है। ठीक है, अपॉन एरिया का क्या यूनिट है? अब एरिया जब मैंने बता दिया कि एरिया असल में लंबाई ज़रब चौड़ाई है, तो ये लंबाई क्या डिस्टेंस नहीं है? डिस्टेंस है। क्या चौड़ाई डिस्टेंस नहीं है? ये भी डिस्टेंस है। जब लंबाई भी डिस्टेंस है, चौड़ाई भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो है उसको किस में लेते हैं हम? डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम? इसी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? अगर मैं डिस्टेंस ना बोलूँ, अब मैं फ़ौरन बोलूँ लेंथ को किस में मेजर करते हैं, आप बोलेंगे हाँ सर याद आ गया, फ़ौरन याद आ गया। लेंथ को तो हम मीटर में लेते हैं, मिलीमीटर में भी लेते हैं, सेंटीमीटर में भी लेते हैं, माइक्रोमीटर में भी लेते हैं, एंड सो ऑन। मीलों में भी लेते हैं, किलोमीटर में भी लेते हैं, गज़ों में भी लेते हैं, यार्ड है। तो ये तो लेंथ के तो बहुत सारे यूनिट है भाई। लेंथ तो डिस्टेंस ही है ना। क्या है लेंथ? लंबाई क्या है? डिस्टेंस ही तो है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बताइए तो क्या है ये डिस्टेंस तो है। तो यहाँ पर ये लेंथ अगर आप ले रहे हैं और ये ब्रेड्थ ले रहे हैं, लंबाई ले रहे हैं, चौड़ाई ले रहे हैं, लेंथ की दुनिया से बाहर निकलें और इनको समझेंगे डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस है तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, ये सारे यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं? वो डिस्टेंस के ही यूनिट हैं। लेकिन हमारे पास एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इसके लिए तो आप फिजिकल क्वांटिटीज़ वाली वीडियो देख लीजिए, मेरी शुरू में बनाई थी, तो मैंने तफसील से स्टैंडर्ड यूनिट को एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ नहीं कर सकता, बात तवील हो जाएगी वरना फिर। तो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा होगा? सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, क्या होगा? ये तो हमने डिसाइड कर लिया। SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, ये जो नाप तोल का एक निज़ाम है जो कि दुनिया में इस वक्त चल रहा है, सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम, ये बता रहा है जनाब के डिस्टेंस का या लेंथ का जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, बहुत सारे यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इनमें जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एरिया को देखें तो ये भी क्या है? लेंथ है। एरिया किससे मिलके बना है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो इसका मतलब लेंथ का यूनिट जो है वो भी मीटर है और ब्रेड्थ का जो यूनिट है वो भी मीटर है। ठीक है, तो 2m है ये। क्या होता है? दो वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है ना, सॉरी काटा पीटी काफ़ी हो गई, मैं ज़रा साफ करके लिख दूँ। एरिया क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, इसका यूनिट भी मीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, इसका यूनिट भी मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आप बोलेंगे सर x स्क्वायर आएगा, बोलेंगे ना, क्योंकि ये वेरिएबल है भाई, ये भी तो वेरिएबल है, वही मैथ्स यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो ये एक m है, ये दूसरा m है, ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट बन गया, इसको पढ़ेंगे क्या? स्क्वायर मीटर। समझ में आ गई बात? अब ये तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया एरिया का, लेकिन याद रहे कि इसके दूसरे यूनिट्स भी हैं। स्टैंडर्ड यूनिट तो स्क्वायर मीटर हो गया, दूसरे यूनिट एरिया के स्क्वायर सेंटीमीटर भी तो हो सकता है, स्क्वायर मिलीमीटर भी तो हो सकता है, स्क्वायर किलोमीटर भी तो हो सकता है, होता है ना?
स्क्वायर किलोमीटर भी तो हो सकता है। तो कोई भी वो जो यूनिट्स आपके पास डिस्टेंस के थे उनके आप ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, वो सारे के सारे यूनिट्स जो हैं डिस्टेंस के वो फिर एरिया के यूनिट बन जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर फोर्स का जो यूनिट है हमारे पास वो न्यूटन है और एरिया का स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई। तो ये प्रेशर का फिर क्या बन गया यूनिट, प्रेशर का बन गया यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब ये पर बोलूँगा तो इस पर भी टेंशन हो जाएगी। न्यूटन पर मीटर भाई पहले ही बताया, ये पर असल में यही डिवाइड है। ये पर जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कह रहे हैं न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सॉरी। तो ये पर जो है असल में ये डिवाइड ही है। आप इसको यूँ लिख लें, अगर ऐसे आपका दिल नहीं कर रहा तो एन अपॉन एम स्क्वायर कर लें, एन अपॉन स्क्वायर मीटर यूँ कर लें। इसी को हम ये बोलते हैं न्यूटन पर मीटर। क्लियर हो गई बात। चलें आगे चलते हैं, यूनिट की भी बात हो गई। याद रहे मैं हमेशा समझाता हूँ, कुछ फार्मूलाज होते हैं पप्पा फार्मूले, कुछ फार्मूलाज होते हैं वो बच्चा फार्मूलाज होते हैं। पप्पा बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है, बच्चे छोटे होते हैं। तो ये साइंस की दुनिया का ये पप्पा फार्मूला है, इसको हम कहते हैं जनरल फार्मूला। इससे मज़ीद फार्मूलाज बनेंगे। अभी क्लियर नहीं हो रहा है ये कि प्रेशर का फार्मूला तो ये है, लेकिन किस स्टेट का भाई। जब ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगा रही हैं तो वो ऑब्जेक्ट हैं क्या, क्या ऑब्जेक्ट सॉलिड हैं, क्या ऑब्जेक्ट लिक्विड हैं, क्या ऑब्जेक्ट गैस हैं। क्या सॉलिड पे प्रेशर लगाएगी तो ये फार्मूला लगेगा, लिक्विड सॉलिड पे प्रेशर लगाएगी तो क्या यही फार्मूला लगेगा, लिक्विड गैस पे प्रेशर लगाएगी तो क्या ये फार्मूला लगेगा, गैस लिक्विड पे लगाएगी तो क्या ये फार्मूला लगेगा। नहीं, थोड़ा बहुत रद्दोबदल होगा। ये तो पप्पा फार्मूला है, ये तो पप्पा फार्मूला है, इसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल होगा। अगर हम लिक्विड्स के प्रेशर की बात करेंगे, गैस के प्रेशर की बात करेंगे, सॉलिड्स के प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि प्रेशर क्या है, ये वो फोर्स है जो कि एरिया पे लग रही है। इसको एक और नुक्ता नज़र से ज़रा देख लें आप। ठीक है, कि प्रेशर जो है वो क्या है, वो फोर्स है जो कि एरिया पे लग रही है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स असल में डिपेंड कर रही है एरिया के ऊपर। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। ये हाथी का पैर बना लेता हूँ, सॉरी मुश्किल से थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन चलें कोशिश करता हूँ। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। ये एक हाथी का पैर है और एक खातून की सैंडल है। सैंडल कैसी होनी चाहिए, हील वाली सैंडल। ये अब बच्चियाँ जो देख रही होंगी वो हंस भी रही होंगी, सर ये बड़ी अच्छी सैंडल बनाई। ये देखिए, ये इसकी हील है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर कौन सी लग रही है, वेट की। एलिफेंट का जो पूरा वेट होगा वो किस पे लग रहा होगा, वो उसके फुट पे लग रहा होगा। सही बात है भाई। और कहाँ लगेगा, सारा वेट जो है एलिफेंट का कहाँ लग रहा होगा, उसके फुट पे, पैर पे। और जो ये खातून है इनका भी सारा वेट जो है इसके फुट पर ही लग रहा होगा। फुट में क्या मौजूद है, फुट में ये हील वाली सैंडल मौजूद है। ठीक है, यहाँ तो हाथी तो सैंडल पहनते नहीं हैं, तो हाथी बेचारा तो वैसे नंगे पाँव होगा। तो यहाँ पर हाथी का जो वेट है, तो ये जो फोर्स लगेगी इनका भी वेट है। ठीक है, ये याद रहे। यहाँ फोर्स कौन सी है, वेट। ठीक है, खातून वाले केस में खातून का जो वेट होगा वो भी किस पे लग रहा होगा, वो भी पैर पे लग रहा होगा। पैर पे लग रहा होगा मतलब इस शूज़ पे लग रहा होगा। और बिल्कुल इसी तरह ये एलिफेंट का जो है वो वेट है वो किस पे लग रहा होगा, वो भी इसके पैर पर ही लग रहा होगा। अब ज़रा मुझे बताइए, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा एलिफेंट के फुट का, और जो इस शूज़ का एरिया होगा, क्या इसमें डिफरेंस नहीं होगा। याद रहे मैं इस हील की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा। ऑब्वियस सी बात है, ये आगे वाला जो पोर्शन है शूज़ का, इसका तो
एरिया ज़्यादा होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस हील की बात कर रहा हूँ। ये हील छोटी सी, ये इसका मैं नीचे का बेस भी बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहाँ बना देता हूँ। अरे बन जाए यार, और भी चीज़ें बतानी है अभी। ये हील है, ठीक होगी। अब ये जो हील है इसका एरिया देखें आप, और ये जो एलिफेंट है इसके पैर का एरिया देखें। एरिया किसका ज़्यादा है किसका कम है? मैंने बताया कि प्रेशर जो है वो क्या है, वो फोर्स जो कि एरिया पे लग रही है। अगर तो ये फोर्स जो है, यानी कि इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो एरिया पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और इनका ताल्लुक क्या है फोर्स का? क्योंकि देखिए ये अगर बढ़ जाएगा, फोर्स अगर बढ़ानी है हमें, तो एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कम कम जो है वो एरिया होगा तो क्या होगा, फोर्स जो है वो ज़्यादा एग्जर्ट होगी। नहीं, गलत, फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट नहीं होगी। यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट नहीं होगी, प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा। प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा, फोर्स नहीं। फोर्स तो टोटल फोर्स तो अब भी वही है भाई, टोटल फोर्स तो अब भी वही है। अगर आपसे पूछा जाए कितने न्यूटन फोर्स है, ये खातून जो है वो ज़रा समझिएगा, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये खातून जो है ये कितना वेट है, अगर ये वाली हील वाली सैंडल ये ना पहने, कोई दूसरी पहन ले, शूज़ नॉर्मली जो है वो इसके रबर सोल के शूज़ पहन लें, ये पीटी शूज़ जो हैं वो पहन लें, तब भी वेट तो खातून का उतना ही रहेगा ना। और ये जो हाथी है ये अगर सपोज़ करें ये हील वाली सैंडल पहन लेता है, तब भी वेट तो इसका उतना ही रहेगा ना। वजह क्या है कि वेट इसका उतना ही रहेगा, वेट इसका इतना ही रहेगा, इसका जो वेट है इसका जो वेट है, इनको ही हम फोर्स कह रहे हैं ना। तो हाथी का वेट वही है, और यहाँ पर ये खातून जो हैं, भले वो ये हील वाली सैंडल पहने या फिर वो पीटी वाला शूज़ पहन लें, तो वेट तो अभी भी इतना ही है। यानी कि फोर्स तो अभी भी ये उतनी ही लगा रही हैं, लेकिन इस सिचुएशन में इनके फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स का असर जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा। हाथी वाली एग्जांपल साइड में रख देते हैं पहले इनको ये हील वाली नॉर्मल शूज़ पहना देते हैं। नॉर्मल शूज़, पीटी शूज़ जो है ये पीटी शूज़ हैं। अब मुझे बताइए, वेट वही खातून है, यहाँ पर उनका वेट जो है वो कितना है, 50 न्यूटन है। इस केस में भी उनका वेट जो है वो 50 न्यूटन ही है, लेकिन फ़र्क देख रहे हैं आप, फोर्स का इफ़ेक्ट जो है वो किस जगह पर ज़्यादा होगा। अगर ये खातून ये पीटी शूज़ जो है वो पहन कर आपके पैर पे चढ़ जाती हैं, आपको कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होगी, पूरे ज़ोर से खड़ी हो जाती हैं, आपको कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर यही खातून जो है वो ये हील वाली सैंडल पहन के आपके पैर पर खड़ी हो जाएं, अल्लाह ना करे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना दर्द होगा। हालांकि वही खातून है, 50 न्यूटन वेट यहाँ पर है उनका, 50 न्यूटन वेट यहाँ पर है उनका। ये पीटी शूज़ पहने हुए तो चढ़ी तो इतना तकलीफ़ नहीं हुई, हील वाली सैंडल पहन के चढ़ी तो चीखें निकल गईं। क्या हो गया भाई आखिर? वेट अब भी यही है, वेट मतलब वेट बोले तो फोर्स तो अब भी वही है, फोर्स अब भी वही है। क्या क़यामत आ गई आखिर? कौन सी ऐसी चीज़ है? ये एरिया। ये मैंने क्या कहा था, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफ़ेक्ट जो है, फोर्स का असर जो है, इस जगह पर क्या है, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ बहुत ज़्यादा है भाई, यहाँ क्या है, ग्रेटर है, और यहाँ पर जो है वो लेस है, कम है। क्या? इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ ग्रेटर है, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ कम है भाई। इसी इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को तो हम प्रेशर कहते हैं, इसी इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स को तो हम प्रेशर कहते हैं।
तो ये प्रेशर जो पड़ रहा है ये यहाँ पर जो है वो कम है और यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, मतलब ये फोर्स जो है इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर कम है, इस फोर्स का इफ़ेक्ट यहाँ पर ज़्यादा है, इस वेट का इफ़ेक्ट यहाँ पर कम है, इस वेट का इफ़ेक्ट यहाँ पर ज़्यादा है। वजह क्या है, कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर ये फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है, वो है एरिया। जितना कम एरिया पे फोर्स एक्ट करेगी उतना ही उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी है, यहाँ पर आगे चल के एक एग्जाम्पल भी दी हुई है बाकायदा इसी चीज़ को लेके। बता देता हूँ आपको क्या बोला गया है। ये इसका यूनिट पहले बता दूं, बस वीडियो ख़त्म करते हैं। सोच रहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है ना वो बताना शुरू कर दूंगा, लेकिन ज़बान चलना शुरू होती है ना तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। क्या किया जाए भाई, जहन में चीज़ें आती रहती हैं। गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, पसीने भी आ रहे हैं। तो बहरहाल इसका यूनिट भी देख लें आपने, न्यूटन मीटर देखा, न्यूटन स्क्वायर मीटर ये इसका यूनिट है प्रेशर का। इसके अलावा ये किसके बराबर है, पास्कल के। बहुत सारे जो है वो यूनिट हैं प्रेशर के, ठीक है। इसको हम एम ऑफ एच जी, ये भी प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। न्यूटन पर स्क्वायर ये भी जो है वो प्रेशर का यूनिट है। एटमॉस्फेयर ये भी जो है वो प्रेशर का यूनिट है। बहुत सारे यूनिट हैं प्रेशर के, ठीक है। बार ये भी जो है वो प्रेशर का यूनिट है, नोट करते रहें। तो बहरहाल पास्कल जो है वो यूनिट है। आपके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हैं इस दफ़ा, ज़रा ध्यान से सारी चीज़ें सीखें आप। तो यहाँ पर इन्होंने क्या मिसाल दे के समझाया है, उन्होंने बोला एक खातून है, उनका वेट जो है वो, वेट लेडी कर देते हैं इनको, लेडी जो है उनका जो वेट है वो कितना बताया, 500 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो हील पहनी हुई है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ हील एच बना के मैंने बता दिया। उसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये बनेगा 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर, और ये बनेगा 0.1 नहीं 0.01 भाई, सॉरी 0.01 0.01 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो आपके पास जो है वो क्या मीटर में जो बनेगा 1 इंटू 10⁻⁻⁻4 स्क्वायर मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर। ये खातून की बात हो रही है, उनका वेट 500 है और उनकी हील का जो एरिया है वो मीटर में इतना है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ हमारे पास एलिफेंट है, उनका जो एक पाँव है उसका उन्होंने हिसाब किताब बताया हुआ है, यहाँ पर कितना है वो भी देख लें। वेट जो है वो एलिफेंट के वेट, उसके पैर का कितना है, 54,000 न्यूटन है। ऑब्वियस सी बात है, एलिफेंट है भाई, ठीक है। उसका जो एरिया बनता है उसके फुट का वो बनता है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा हमारे पास, पता नहीं क्या आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन से दिखा रहा हूँ वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहरहाल एग्जैक्ट इसी को ले लेते हैं। अब इसका ये जो प्रेशर लगाएगा हाथी और ये खातून की जो हील वाले शूज़ है वो जो प्रेशर लगाएगा, आप ज़रा कैलकुलेट करें और सोचें ज़रा कि आपका होगा क्या अगर कोई खातून एक पैर पे, जिन्होंने हील वाली सैंडल पहनी हुई हो, आपके पैर पे चढ़ जाएं, एक पैर, दोनों से एक पैर चढ़ जाएं तो आपके पैर का होगा क्या। देखें ज़रा प्रेशर दोनों का कितना निकलता है। तो
तो डायरेक्ट बता देता हूँ, ये खातून का जो उनकी हील का प्रेशर बनता है वो बनता है 50 लाख। 50 लाख, कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 0000000 पास्कल। 50 लाख पास्कल, 50 लाख पास्कल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी खातून की हील। हाथी का देखें, अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा ना ये कितना है। हाथी के प्रेशर का तो अंदाज़ा है कि हाथी अगर एक पैर रख के आप पे चढ़ जाए तो क्या होगा। इसको देखें, अभी हाथी का निकलता है तो हाथी का निकलता है कितना? 6 लाख, 6 लाख, हाँ 60 लाख। छः लाख पास्कल, कितना? 6 लाख पास्कल। यहाँ पर कितना है? 50 लाख पास्कल। कंपैरिजन करके कुछ पता लगा? 50 लाख पास्कल और 6 लाख पास्कल। हाथी का एक पैर का जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा 6 लाख पास्कल, और ख़ातून की जो हील है अगर उसका एरिया जो है वो 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर है। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी हील वो कितना करेगी? 50 लाख पास्कल। तो कंपैरिजन कर लीजिए आप और सोच लीजिए कि अगर कोई खातून वो चलती फिरता हो तो फिर वो क्या है, वो कहते हैं कि वो किसी को भी, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको ये बता दूं, ये इसीलिए पेंसिल हील्स वाली जो है ना, ये इसको बड़ी केयरफुली जो है वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि ख्याल रखा जाए इसका, ठीक है। और भी मेरे इतनी मालूमात है जितनी मैंने आपको बता दी, लेकिन बहरहाल ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये किस्से कहानियाँ नहीं है, इतना मैं बता दूँ आपको, ये एग्जैक्ट साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं और इस पर बाकायदा ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह गया, वो इंशाल्लाह सुबह नमाज़ पढ़ के वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर। स्कूल जाने से पहले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।